अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री में दी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। दी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटम पे आज आ गए हैं। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटम के अंदर हम बात करेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की। देखिए, डी ब्रोगली ने कहा था कि अगर लाइट जो है वो दो तरीके से बिहेव कर सकती है। लाइट डुअल नेचर रख सकती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी रख सकती है, और लाइट जो है वो वेव नेचर भी रख सकती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर रख सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रख सकता है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रख सकता है। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो इसको जरा पढ़ लेते हैं। 1923 के अंदर लुइस डी ब्रोगली ने वेव पार्टिकल डुअलिटी को इलेक्ट्रॉन तक एक्सटेंड कर दिया था, यानी कि उन्होंने बोला लाइट के लिए ये थ्योरी है तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये थ्योरी होगी। और उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश करी कि उन्होंने बोला कि जो मैटर है, मैटर का पार्टिकल मैटर जो है ना बेसिकली पार्टिकल नेचर भी रखता है और एज वेल एज वो वेव नेचर भी रखता है। अगर बहुत ही छोटा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का मैटर हो तो वो वेव की तरह से भी वेव करता है और पार्टिकल की तरह से भी। तो डी ब्रोगली ने बेसिकली आइंस्टाइन और प्लैंक्स की इक्वेशंस को कंबाइन करके आर्ग्यू किया कि अगर E इक्वल्स टू एच म्यू के बराबर है, जहां पे फोटोन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एच म्यू, तो यहाँ पे E से मुराद एनर्जी है और H से मुराद प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और इस तरह से पार्टिकल नेचर के लिए आइंस्टाइन का फॉर्मूला था इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E से मुराद एनर्जी, m से मुराद मास और c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट। तो इन दोनों को मिलाकर उसने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि अगर h E इक्वल्स टू एच म्यू है तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर भी है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर लूं तो एच म्यू बराबर हो जाएगा किस चीज के? एम सी स्क्वायर के। फिर उन्होंने बोला कि एच म्यू, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, म्यू को अपनी जगह पे रखता हूँ, एम सी स्क्वायर को अपनी जगह पे, एच यहाँ पे मल्टीप्लाई आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास म्यू के लिए फॉर्मूला निकल आएगा। म्यू बराबर हो जाएगा किस चीज के? एम सी स्क्वायर अपॉन एच के। तो ये जो वेव नेचर है पार्टिकल की, इसको क्वांटिफाई किया डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के अंदर, और इसको डिफाइन किया जाता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये वाला फॉर्मूला कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। इसी के आगे से देखते हैं जरा। देखिए, ये जो म्यू है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो म्यू हो गई, सही है। म्यू तो फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे, और इसी तरह से जो वी है उसकी जगह पे मैंने कर लिया सी। अब यहाँ पे म्यू अपनी जगह पे लैम्डा मल्टीप्लाई तरह के डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। अब म्यू की जगह पे स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ से नीचे इधर इधर कर रहा हूँ, सही है। म्यू की जगह पे उन्होंने क्या, सी अपॉन लैम्डा पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर अपॉन एच। अब एक सी से एक सी कट गया। अब एम सी बराबर हो गया किस चीज के? पी के। वन अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी की जगह पे लिख लिया मोमेंटम पी, नीचे आ गया एच। इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लिया तो लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन पी के बराबर। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कहलाता है एच अपॉन पी, ठीक है। यहाँ पे पी से मुराद है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब डी ब्रोगलीस के अकॉर्डिंग जो लाइट है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रॉपर्टीज रख सकती है, पार्टिकल नेचर रख सकती है। जैसे कि एक पार्टिकल है, वो भी अगर लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हुए पार्टिकल नेचर रख सकते हैं, तो एक पार्टिकल भी वेव नेचर रख सकता है, वेव की प्रॉपर्टीज रख सकता है, और ये दोनों नेचर एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज की जा सकते हैं। ये कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखें, यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि मॉडर्न थ्योरी जो है डी ब्रोगली की वो आइंस्टाइन और प्लैंक्स इक्वेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, जो मैंने कुछ आपको पहले पढ़ाया है सब कुछ यहाँ पर वही रिपीट हुआ हुआ है, बस क्वेश्चन के पूछने का अंदाज अलग है। आपको ये दोबारा लिखने का मतलब ये है कि आप एक ही मर्तबा याद करेंगे, और एक ही मर्तबा याद करने के बाद सेम वर्डिंग्स जो आपने पहले के लिए याद किया आप वो यहाँ पर लिख लेंगे कि डी ब्रोगली ने बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम की और आइंस्टाइन की इक्वेशंस को मर्ज करके आर्ग्यू करके एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, और वो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने रिपीट कर लिया। इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, बात है जरा श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। 1926 के अंदर जो श्रोडिंगर है ये एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट है। उन्होंने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को आगे लेके चले गए। श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करी बेसिकली इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, कुछ सर्टेन पोजीशंस पर कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ कहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं एक एटम के अंदर। तो जो एटॉमिक मॉडल है ये कहलाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। श्रोडिंगर मॉडल जो है वो बेसिकली बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की ही एक इम्प्रूवमेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाइड्रोजन एटम को लिया, और हाइड्रोजन एटम के अंदर पता है एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट पोजीशंस पर फाइंड किया जा सकता है, डिफरेंट पोजीशन पर ढूंढा जा सकता है न्यूक्लियस की सराउंडिंग के अंदर।
और उसके कहाँ कहाँ मिलने की चांसेस ज्यादा होंगे, कहाँ कहाँ मिलने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वो भी उन्होंने डिटरमाइन करी। अब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पर न्यूक्लियस की सराउंडिंग में। अगर हम बात करें तो ही फाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उन्हें जब अपनी ड्राइंग्स बनाई तो उनको पता चला, उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, तो उन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जब होता है, हाइड्रोजन के अंदर जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने ऑर्बिट में डिफरेंट लोकेशंस पर होता है, अलग अलग पोजीशंस पर, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह से हमें ये मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ईच एनर्जी सबशेल इन एन ऑर्बिट हैव डिफरेंट शेप्स। उन्होंने बोला भाई कि ऑर्बिट के अंदर ना सबशेल्स होते हैं। ये जैसे कि ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट को आप शेल्स भी कह सकते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट को शेल्स कह सकते हैं, ऑर्बिट या शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स। तो सब शेल्स की शेप अलग अलग है, हर सब शेल की शेप अलग है। और सब शेल के अंदर क्या मौजूद है, ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और छोटे छोटे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर फिर जाके इलेक्ट्रॉन है। तो बोला कि हर सब शेल की एनर्जी भी अलग है एक ऑर्बिट के अंदर, उनकी शेप भी अलग है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जो डिफरेंट सब शेल्स होते हैं उनके फिर डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनके डिफरेंट सब शेल्स के नाम जो है, या ऑर्बिटल्स के नाम जो है उन्होंने दिए हैं SPDF। जहाँ पे एस जो ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, पी जो होता है उसकी शेप जो होती है वो होती है डम्बल, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर या काइंड ऑफ ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड करता है उन सब शेल्स की एनर्जी के ऊपर। जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, वो ऊपर आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 21 जो है, या आप ये बोल सकते हैं श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल जो है वो इख्तिताम पसीर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।